हमारा थिएटर से ताल्लुक़ है और थिएटर की जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में मैं कैसे आया, इस फील्ड में कैसे आया, कहाँ से आया और क्यों आ गया, बहुत सारे हैं जो जहन में चीज़ें हैं कि आप एक छोटी सी जगह जबलपुर में, बिल्कुल छोटा सा गांव, कस्बा, देहात, कस्बा क्या देहात, बिल्कुल मतलब अब तो जगह जहां मैं जहां आधार ताल रांझी करौंदी जो जगह थी वहां पर, अब तो वो शहर में मिल गया है। लेकिन पहले बिल्कुल देहात था जहाँ लाइट भी नहीं हुआ करती थी और हम बैलगाड़ी से आया जाया करते थे कहीं भी। तो वहीं आधार ताल एक जगह है, आधार ताल में हमारी ज़मीन हुआ करती थी। तो वहीं की मुझे पहली याद है जब मैं रहा हूँगा 2 या 3 साल का, तो हम गर्मियों में वहीं आधार ताल में चले जाते। तालाब के किनारे एक टीला है, टीला पे मकान, और उसी मकान, सिर्फ एक ही मकान में हम रहा करते थे। और वहीं आंगन था, आंगन मेरे पिताजी रामायण पढ़ा करते थे और रामायण में रघुवीर बहुत आता है, तो उसी से मेरी माँ ने मेरा नाम रघुवीर दी। तो इधर आ जा, ये देखो मेरा एक दोस्त और है, मैं इसको दिखाई देता हूँ, ये देखो पीछे पड़ा हुआ मेरे, ये देखो ये आया, ये बोल, हाँ ये इसको भी थिएटर का बड़ा शौक है। आजा आजा। तो मैं ये कह रहा था, हम आधार ताल में रहते थे। आधार ताल में वो टीले पे मकान छोटा सा, और वहाँ पूरी जो खेत वेत थे, अब तो वो एग्रीकल्चर कॉलेज बन गया है वहाँ पे हम रहा करते थे और वहीं खेलते रहते थे। और तालाब था तो वहीं नहाने तालाब में जाते थे। वहाँ एक बार मैं डूबते डूबते भी बचा हूँ, वो भी मुझे याद है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ शाम को बगलों की कतारें उड़ उड़ के जाती थी, जिनको देखने में हमें बड़ा अच्छा लगता था। और ख़ास तौर पर हम जब रात को सो जाते तो शाम को वहाँ बगल में सपेरे रहा करते थे, उनकी बीन की आवाज़ आया करती थी, वो रात को बीन बजाया करते थे और सांप पकड़ के वहाँ रहते, तो वो भी गर्मियों में आ जाते थे। वहाँ दूर से एक दोपहर के वक्त एक पापड़ बेचने वाला निकलता था। अब देखिए रास्ता कैसे मिलता है। उन दिनों मुझे म्यूज़िक का शायद कोई नॉलेज नहीं था, म्यूज़िक होता क्या है, कैसे होता है। जो पहले स्वर मेरे कानों में पड़े वो उस पापड़ वाले से पड़े। तो वो पापड़ वाला दूर से मेढ़ों से पापड़ बेचते हुए निकलता था, तो सिर्फ एक घर के लिए। और वो इस तरह बेचता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो। तो बस वो पापड़ की आवाज़ मैंने सुनी, दिन भर घर में मैं पापड़ बेचता रहता था। अब मैं उसको और अपनी तरीके से बेचता रहता था कि वहाँ साथ में हमारी मौसी भी रहती थी, उनके घर चला जाता था और बस यही चिल्लाता था, एक गठरी सी बना लेता था और दिन भर बस पापड़ बेचता था। और बस इसी तरह गा गा के मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। तो ये था, बस ये सबसे पहले स्वर मेरे कानों में पड़ा है और यहाँ से मुझे स्वरों की और म्यूज़िक की थोड़ी सी तमीज़ मेरे जहन में आ गई। अब उसके बाद वो जो सिलसिला शुरू हुआ गाने का, तो फिर वो रामलीला, रासलीला और सब जगह इस तरह गाना। और मेरे नाना जी का मंदिर था, वहाँ पे भजन मंडली आया करती थी, तो उनके मैं बस वो भजन सुना करता था बड़ी शिद्दत से। उन दिनों एक कव्वाली बहुत हुआ करती थी कि सबसे बड़ी है माँ, तो वो सुनने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। एक बच्चा कव्वाल वहाँ हुआ करते थे, वो गाते थे। और हमारे वहाँ एक मंडली आया करती थी, वो भी गाती थी। मैं उन दिनों सारा माहौल बड़ा सुरीला हुआ करता था। फिल्मी गाने भी जो बजते थे बहुत सुर में, पूरे मेरे ख्याल से ऐसा लगता पूरी कायनात स्वरों से भरी हुई है। और मुझे स्वर ही अच्छे लगते थे, म्यूज़िक अच्छा लगता था, तो मैं म्यूज़िक में ही जीना, म्यूज़िक में ही मरना चाहता था। मेरी तो पूरा जो मेरा वजूद था म्यूज़िक में डूबा हुआ, तो मैं 24 घंटे गाता रहता था। फिर हुआ ये कि अब रामायण भी पहले पिताजी पढ़ते थे, उसके बाद मैं पढ़ने लगा। तो रामायण भी बड़े तरीके से, क्योंकि रामलीला में जो रामायण पढ़ते थे हमारे एक तिलकधारी पंडित जी, तो वो इतनी खूबसूरत तरह तरह के भाव में रामायण पढ़ा करते थे।
तो उसके कुछ मैं सुनाई देता हूँ, क्योंकि अगर ये ना सुनाते चला तो फिर उस ज़िंदगी का सफ़र का मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे सफ़र में आप भी शामिल हो जाएं। कि वहाँ आलू प्याज भटे टमाटर, आलू भटे पजे प्याज टमाटर, ये भी देखिए ऐसे गाते थे। एक चूरन बेचने वाला आता था, किसी ने मुझसे पूछा कि फेरी वालों से गाना सीखा जा सकता है? बचपन में फेरी वाले ही गाना सिखाते हैं। तो एक चूरन बेचने वाला निकलता था शाम, अरे चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चना बना है मेरा आला, इसमें कई नमक है डाला, जिसको खाते नंद के लाला, गले पहने बैजंती माला, साथ में रहते गोपी ग्वाला। अरे चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार। फिर लड़के पहुंच जाते थे, उसके पास भीड़ लगाते थे, वो पुड़िया बना के उसमें था, और चना है मेरा हूल, लड़के खा के गए स्कूल, वो तो सबक गए सब भूल, मारा मास्टर ने जब रूल, वो तो हो गए हूलम फूल। चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार। बस इस तरह गाना चलता रहता था। फिर मैं रामायण का भी थोड़ा सुना देता हूँ कि अन मंगल भवन मंगल हारी, द्रौपदी दशरथ जर बिहारी, हे मंगल भवन मंगल हारी, द्रौपदी दशरथ जर बिहारी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारी बहन गंगा मैया बहत दूधधार रे, नर्मदा हो, और सड़क पे तो चक्की चले रे, चक्की चले रे पिसनारी, नाई मोरी साथ रे, सड़क पे। बस फिर मेला देखने जाते थे, सुबह नहाते थे, मेला वेला देख के लौट के आ जाते थे। ये सिलसिला चलता रहता था। फिर अभी मुझे थिएटर के बारे में कुछ नहीं मालूम कि थिएटर क्या होता। अभी तक बस म्यूज़िक में ही उलझा रहा, और मैंने ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया कि मैं म्यूज़िक ही सीखूंगा, क्योंकि म्यूज़िक मेरे 24 घंटे मेरे जहन में तारी रहता, और मैं बगैर म्यूज़िक के कुछ नहीं, ना खाता ना पीता ना सोता, सोते वक्त भी मेरे जहन में म्यूज़िक ही बजता रहता था। तो जी 6 साल का हो गया, पहली क्लास में मेरा नाम लिखा दिया गया। जब पहली क्लास में नाम लिखाया गया तो अब वहाँ से पाबंदी शुरू हुई, क्योंकि फिर मेरा गाने वाने पे पाबंदी लगी, और ये कि अगर ये गाता बजाता रहेगा तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो बड़ी मार खाई। तो खैर पढ़ाई भी चल रही है, पढ़ाई में ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा वैसा तो नहीं, फर्स्ट क्लास मतलब सेकंड क्लास ही मेरा फर्स्ट क्लास हुआ करता था, इससे ज़्यादा तो बड़ा मुश्किल से, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता मैं कभी फर्स्ट क्लास आया हूँ। सेकंड तक तो रहा हूँ मैं, और ज़्यादातर थर्ड में रहा हूँ मैं, लेकिन गाने में तो मैं सब बिल्कुल आगे वाली क्लास में था। तो खैर जी स्कूल में फिर गाना वाना होने लगा। फिर जो 15 अगस्त 26 जनवरी में स्कूल में कोई फंक्शन होता था वहाँ, तो ये सब चलता रहा। तो वहाँ तो गाने का मौका मिल जाता था, लेकिन घर में बड़ी दिक्कत हो गई। खैर जी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई वहाँ का पढ़ाई का ये सिस्टम था कि 8वीं और 9वीं तक पढ़ लिया जाए, और उसके बाद सीधा फैक्ट्री में लगा दिया जाए, फिर उसकी शादी कर दी जाए, और शादी के बाद बच्चे, और बच्चे के बाद फिर दूसरे बच्चे हो, फिर बच्चों के बच्चे हो, फिर इस तरह से सिलसिला। अगर मैंने वहाँ थोड़ी सी ज़िद ना की होती, और तो मैं अभी खाकी हाफ पैंट पहने बच्चों को, नाती पोतों को टहला रहा होता वहाँ पे। लेकिन पता नहीं क्या मेरे जहन में आया, मैं चाहता था कि ज़िंदगी में गाय को खूंटे की तरह से नहीं बनना चाहिए, जैसे गाय वहाँ यही होता थी ज़िंदगी। जब आपको फैक्ट्रियों में नौकरी लगा दी जाती तो मैं सबको यही देखता रहता था, सबके लिए, कि उनको तो बस ऐसी नौकरी लग गई तो वो गाय को जैसे खूंटे में बांध दिया कि सुबह छोड़ दिया, शाम को फिर आके बांध दिया, बस यही ज़िंदगी का यही रूटीन हो जाता था। खैर जी वो हुआ, और मुझे इत्तेफाक से साइंस दिलवा दी। अब साइंस इसलिए कि नौकरी अच्छी मिल जाएगी, तो खैर जी मैं किसी तरह रट्टे मार मार के साइंस 11वीं तक आ गया, और वहाँ से मैं आया भाग के, और चाह को राह में
सीधा आया ललितपुर। ललित में एक नाटक कंपनी लगी हुई थी, पारसी थिएटर, जो रंजीत कपूर, अन्नू कपूर के फादर की नाटक कंपनी थी। वहाँ मैंने पहले दिन वहाँ नाटक देखा और उसके बाद उसमें 2 रुपये। फिर क्या हुआ कि वो लड़का वहाँ से भी छोड़ के भाग गया, मुझे छोड़ के भागा। और भागने के बाद मैं गया वहाँ नाटक मंडली में और पूछा, कहा मैंने कि भाई देखो ऐसा ऐसा मेरे साथ ये हो गया, मेरा दोस्त जो था वो भाग गया है और मुझे काम चाहिए। तो उन्होंने कहा, पूछा मुझसे कि क्या करते हो। मैंने कहा जी गाना गा लेता हूँ। क्या गाते हो? तो सुना दिया मैंने कि तुझको खुशियाँ मुबारक है, तुझको खुशियाँ मुबारक हो। क्योंकि मैं बुंदेलखंडी था, मेरा सा और शाह में बिल्कुल फ़र्क नहीं मालूम था, मैं बुंदेली बोलता था। कहा भैया कहाँ जा रहे यार, क्या कर रहे हो, ए इतया उते जा, हम जबलपुर के ही हैं। अब ये तो हमारी भाषा थी। वहाँ पहुँचने के बाद जब उन्होंने मेरा गाना सुना तो सा और शाह में फ़र्क, तो वो हंसने लगे, बोले अपना तुम्हारा ये तलफ़ुज़ बड़ा ख़राब है, गाते तो सुरीला हो। तो मैंने कहा जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये तबले पे गाऊं, मुझे आज तक याद है कि वो सारे लोग ऐसे हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। और खैर मुझे 2 रुपये 50 पैसे में उन्होंने भर्ती कर लिया। लेकिन वो हंसी में हमेशा याद रखता था, वो शर्मिंदगी कि अगर थिएटर में रहना है तो मैंने तभी तय कर लिया कि मैं अब इनको अपना तलफ़ुज़ ठीक करके ही दिखाऊंगा। और फिर मैं रहा और मैं उसके बाद मैंने उर्दू लिखनी पढ़नी वहाँ सीखी। और मुझे मालूम नहीं था कि थिएटर क्या होता है। जब अंदर गया तो पता लगा कि थिएटर में नाटक सिखाए जाते हैं, एक्टिंग सिखाई जाती है। तो एक्टिंग, एक तो वो सब के सब एक्टिंग से बड़ी नफ़रत करते थे। वो कहते थे एक्टिंग कुछ नहीं होती है, डूबना सीखो जी अपने कैरेक्टर में। वहाँ जिस तरह के गाने वाले थे, हर शो में अलग अलग तरह से, जिस तरह का उनका मूड कहिए या जिस तरह उनका गाने में जिस तरह की उनकी सब वक्त होता था, वक्त के हिसाब से, मूड के हिसाब से और सारे मतलब और इमोशंस के हिसाब से कि कभी कभी उनके इमोशंस आज कुछ और तरीके से नाटक शुरू हो गया तो 19-20 अगर कुछ हो रहा है तो उसमें भी इतनी वेरिएशन थी, इतनी वैरायटी थी कि मैं बता नहीं सकता। मुझे तो लगा ही कि पारसी थिएटर में सीखने का जो मज़ा है, या जो भरा पड़ा है यहाँ समंदर सागर है, मुझे लगता है ये तो एक जन्म भी यहाँ तो कम लग रहा मुझे। कितना कुछ है। और ऐसे ऐसे वहाँ खलीफे लोग, ऐसे ऐसे उस्ताद लोग कि एक एक तान जिस तरह की मारते थे वो। तो पारसी थिएटर को लोग नौटंकी भी समझते हैं कि लेकिन नौटंकी और पारसी थिएटर में बहुत फ़र्क है। तो ये फिर कभी मौका मिला तब मैं बताऊं, क्योंकि नौटंकी हमारे आसपास से ज़रूर गुजरी है। मैं नौटंकी में कभी रहा नहीं ना, मैं नौटंकी सुनी ज़रूर, देखी ज़रूर। क्योंकि जब हम कभी मेले वेले में जाते थे तो गुलाब बाई की नौटंकी और एक मल्लिका थी, उनकी नौटंकी, बहुत सारी नौटंकियाँ हमें मिलती रहती, तो हम देखने ज़रूर जाते थे। और वहाँ भी ऐसे सुरीले लोग आए कि अगर वो आज हों तो म्यूज़िक का पता नहीं, कुछ माहौल ही कुछ दूसरा होगा। तो ये सब सिलसिला चलता रहा और मैं बस सीखता। तो 6 साल में बिल्कुल खाना बदोशों की तरह उस नाटक कंपनी में रहा और बहुत उतार चढ़ाव देखे। ज़्यादातर ये तो 2.5 रुपये, मैं ये कह रहा हूँ कि 2.5 रुपये रोज़ कहने के थे कि पूरे 2.5 रुपये मिलते हैं। मिलता 1 रुपया था, 1.5 रुपया था। कभी अठन्नी पकड़ा दी जाती थी, क्यों कभी कभी जब बारिश के दिनों में बारिश हो जाती थी तो शो होता नहीं था, तो कोई कंपनी का कोई सामान गिरवी रख देते थे, कहीं कुछ रख देते थे। भूखे रह के हम हंसते ज़्यादा रहते थे, क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी का एक अजीब सा मज़ा था जो सीखते हुए महसूस हो रहा था मुझे। तो बस ऐसा लगता था कि आप भूखे मार डालिए लेकिन सीखना बरकरार रहना चाहिए। तो ये जुनून बुरी तरीके से दीवाना बिल्कुल, ये लगता था कि जो है बिल्कुल निचोड़ डालूंगा मैं इस उम्र में जितना भी सीख सकता हूँ। खैर जी 6 साल बाद वो नाटक कंपनी बंद हो गई। अब फिर सवाल पैदा वो क्या किया जाए। मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में फिर मैं बहुत सारे काम किया। एक बात और बता दूं कि हायर सेकेंडरी फेल हुआ था, बीच में मैं जबलपुर चला गया। वहाँ मैंने हायर सेकेंडरी के लिए दोबारा से फिर एग्ज़ाम दिया और मैंने एक पान की दुकान खोल ली थी। अब पान की दुकान मैंने खोल ली, 6 महीने तक मैं पान की दुकान पर बैठा रहा और वहाँ मेरे बहुत सारे म्यूज़िक के दोस्त थे, तो उनके साथ मैं जाके प्रोग्राम करके आता था और वहाँ से जो मुझे पैसे मिलते थे वो अपनी पान की दुकान में लगा देता था और महीने का आखिर में सब लोग उधार ले जाते थे, मेरे पास कुछ नहीं बचता था। तो ये भी बड़े मज़ेदार दिन थे। खैर जी
मैंने हायर सेकेंडरी कर ली थी। उसके बाद फिर मैं पता लगा मुझे लखनऊ में पपेट थिएटर कर रहा था मैं। पपेट थिएटर किया और वहाँ से मैं बारातों के प्रोग्राम में बिहार जाया करता था। जो 2-3 महीने गर्मियों की छुट्टियों में मेरा एक दोस्त था बलविंदर, और बिहार का हाजीपुर का एक मेरा दोस्त था जो पार्टी चलाया करता, महेश एंड पार्टी, उसकी पार्टी चलती थी। तो वहाँ तो वो भी बड़े मज़ेदार दिन थे। 2 महीने वहाँ भी मैंने खूब गाने सीखे, और सीखने का जो मज़ा लिया है मैंने, मैं चाहता हूँ ये मज़ा सबको आना चाहिए यार। सब लोग ऐसे मज़े लो जो ख़ास तौर पे थिएटर से जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि एक बात और बता दूं कि थिएटर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी विधा है, एक ऐसा तरीक़ा है, एक ऐसा, मैं क्या कहूँ मैं, थिएटर क्या है, ऐसी ज़िंदगी है थिएटर की कि यहाँ ज़िंदगी बड़ी आसान सी लगने लग जाती है, बड़ी मज़ेदार सी लगने लग जाती है। मैंने बताया पारसी थिएटर में हम भूखे मर के भी मज़े ले लेते थे। तो मैं तो चाहता हूँ कि थिएटर के अगर मज़े लेना है तो भूख प्यास ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अभाव में ही आदमी सीखता है, कमियों में सीख के ही ज़्यादा आगे बढ़ता है। ऐसा मैंने महसूस किया, जो मैंने आपको बता दिया। खैर जी, बिहार जाया करता था वो महेश 1 नंबर का बदमाश वो था। उसके साथ हमने मज़े किए, और मैं जाया करता तो वहाँ के बहुत सारे किस्से हैं बिहार के, वो जो पता नहीं फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उसके साथ, महेश के साथ बहुत सारे किस्से हैं। और बिहार में जब जाया करते थे एक एक प्रोग्राम के अलग अलग किस्से हैं। फिर जब हम हाजीपुर लौट के आते थे वहाँ के बहुत सारे, हम किस तरह रहते थे और किस तरह टिकट विदाउट टिकट चले जाया करते, क्योंकि वो टिकट टीसी था। तो टीसी था तो पुराने टिकट में हमें लेके चला जाता था, उसकी वो डेट वेट मिटा देता था, और उससे लेके और हमें वापस घर ले आते थे। फिर वहाँ हम 2-4 दिन रहते थे, उसके बाद फिर दूसरी जगह प्रोग्राम करने चले जाते थे। खैर जी, ये सिलसिला चलता रहा, और वहीं मुझे पता लगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कोई एक संस्था है जहाँ पे कि आपको ड्रामा सिखाया जाता है, नाटक सिखाया जाता है। तो जी वहाँ मैंने फॉर्म मिल गया, मुझे फॉर्म भर लिया मैंने, और फॉर्म भरने के बाद और इत्तेफाक से मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो मैं फिर एनएसडी में आ गया, दाखिल हो गया। अब एनएसडी में दाखिल हुआ तो प्रॉब्लम थी अंग्रेज़ी की, बाकी तो और तो नहीं, क्योंकि ज़बान तो मेरी बहुत सही थी, मैंने उर्दू लिखनी पढ़नी सीख ली थी, ये थी। लेकिन मैं किसी तरह हिज्जे कर के और किसी तरह मैं, और तो मैंने एक तो वहाँ एक्टिंग में नहीं की, जो कोर्स मैंने किया वहाँ स्टेज क्राफ्ट में किया, और जानबूझ के मैंने स्टेज क्राफ्ट में किया, क्योंकि मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ। और थिएटर में सब कुछ सीखना लाजमी भी है, क्योंकि एक्टर के लिए ऐसा कोई काम नहीं जो एक्टर को नहीं आना चाहिए। इस वजह से मैंने, क्योंकि मैं सब कुछ सीखना चाहता, पारसी थिएटर में था तब भी मैं गड्ढे खोदने भी मज़े ले लेता था। वो वहाँ पे जो पब्लिसिटी के लिए बोर्ड लिखते थे वो भी बोर्ड भी लिख लेता था, वो भी करता था, सब कुछ करता रहता था मैं। तो हर चीज़ में मैंने कभी किसी चीज़ में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की। आज मुझे कभी घर का काम करने में, अपना काम करने में, या स्टेज पर झाड़ू पोंछा कुछ भी मुझसे करवा ली, मुझे कभी कोई झिझक कोई शर्म कभी नहीं, क्योंकि जब आप इस तरह के काम कर रहे होते हैं, जब सफाई कर रहे होते हैं, तो वो बाहर की सफाई नहीं अंदर की सफाई हो रही होती है, मुझे ऐसा लगता है। और उसी वक्त आप अपने आप में होते हैं, और बहुत सारी जो एनर्जी है अच्छा कुछ कर जाने की, वो ऐसे मौके पे मिलती है जब आप इस तरह का सफाई वाला काम कर रहे होते हैं, अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, घर का काम कर रहे होते हैं, कपड़े धो रहे होते हैं। तब मैंने ऐसे मौके पे देखा कि आप बिल्कुल अपने आप में होते, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं होता, और अपने जहन को आप उस वक्त रियाज कर सकते हैं, गाने का रियाज कर सकते हैं, अपने डायलॉग का रियाज कर सकते हैं, कोई छेड़ने वाला नहीं, तरह तरह से बोल के देख सकते हैं। तो ये सारा मैंने पारसी थिएटर से और पारसी थिएटर में रह के फिर बिहार वहाँ जब जाया करता था वहाँ से सीखा, और फिर एनएसडी में आ गया। तो एनएसडी में स्टेज क्राफ्ट में, तो वहाँ से फिर मुझे स्टेज क्राफ्ट में फिर वहाँ पे मेकअप और कॉस्ट्यूम और मास्क मेकिंग और कारपेंट्री सारा कुछ मिला, तो वो सब मैं सीखता रहा। और उसी की वजह है कि मेरे पास एक छोटा सा वर्कशॉप है जहाँ मैं इंस्ट्रूमेंट बनाता रहता हूँ, कुछ भी जो भी मिल जाए बस कोशिश करता रहता हूँ कि बना डालूँ। तो
बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मैंने बना रखे हैं, उनमें एक फ्लूट भी है। तो फ्लूट सिर्फ हिंदुस्तानी फ्लूट नहीं, तरह तरह की बहुत सारी बांसुरियाँ बना रखी हैं। और मैं कभी जब शूटिंग पे जाता हूँ किसी जंगल में तो वहाँ लकड़ी या बांस ये ढूंढता रहता हूँ कि खैर जी। मैं NSD फिर 3 साल, अब थिएटर में फिर और मज़ा आना है। जैसे ही सीखा, फिर जब थिएटर के बारे में और गहराई से मालूम पड़ा कि भैया थिएटर तो ऐसा है कि बहुत मज़ेदार, मतलब ऐसा मज़ेदार कि इसके आगे कुछ नहीं है। सुकून थिएटर स्टेज से ही मिला। जो कॉन्फिडेंस जीने का जो मिल जाता है थिएटर में, वो मुझे लगता है कि शायद और कहीं नहीं मिलता। इसलिए मैं हमेशा, मेरी ये चाहत रही है कि बच्चे को थिएटर आना चाहिए और स्कूल कॉलेजों में भी थिएटर शुरू कर देना चाहिए। आपको अगर चाहत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें बटोरते हैं। मैं तो जब विदेश गया हूँ तो लोग तो कपड़े खरीदते रहते थे, जूते खरीदते रहते थे, कुछ करते रहते थे। मैं टूल्स ढूंढता रहता था और मेरे पास बहुत सारे तरह तरह के टूल्स हैं, जितने खूबसूरत उनसे बड़ी मोहब्बत है मुझे। मेरा सारा कुछ लूट के ले जा, लेकिन मेरे टूल्स अगर मेरे पास हैं तो मुझे फिर मेरी फिर लुटाई पिटाई का फिर मुझे तकलीफ अफसोस नहीं होता। तो बस वो टूल्स हैं, संभाल के वो कोई ले भी नहीं जाता। 1-2 कारपेंटर मेरे घर में काम करने हैं तो उनकी नज़र थी, लेकिन मैंने ताले में बंद कर दिया था तो फिर वो नहीं ले गए। खैर जी, आगे चलते हैं। फिर NSD में 3 साल किए मैंने किसी तरह अच्छे से, और खूब एक्टिंग की। स्टेज क्राफ्ट में था लेकिन एक्टिंग खूब भरपूर की। FTI भेज दिया गया 6 महीने के लिए। हमारा ग्रुप पहला ग्रुप था जो वहाँ गया, FTI। तो वहाँ से लोगों ने पहले नियत बना ली कि भैया सीधा बम्बई जाएंगे और एक्टर बनेंगे और बम्बई में स्ट्रगल करेंगे। मैंने तय किया कि मुझे कोई बम्बई नहीं जाना। मैंने तय किया मैं तो जाऊँगा दिल्ली और वहीं थिएटर करूँगा, और वही सारा कुछ है। मेरी ज़िंदगी वही है, थिएटर, स्टेज पे ही जीना, स्टेज पे ही मरना, स्टेज पे सब कुछ करना। और मेरे जो कुलीग्स थे जो मेरे साथ के थे रेपर्टरी में, उसके बाद मैंने रेपर्टरी ज्वाइन कर ली थी, तो साथ में ज़्यादातर अपने गुरुजी जो थे, मेरे कारपेंटर के गुरुजी थे, मैं उनके साथ और सेट के साथ जाया करता था। वहाँ मुझे बहुत मज़ा आता था और हम सेट लगाया करते थे और खूब हंसते थे। इतना हंसते थे कि शायद बाकी के जितने एक्टर थे वो नहीं हंस पाते होंगे। हम बहुत हंसते थे, खूब मज़े करते थे, खूब आरी रंदा वसूला चलाया करते थे और सेट लगाते थे और परफॉर्मेंस देते थे। तो जब आप स्टेज पे इस तरह के जो मेहनत वाले काम जो करते रहते हैं, मेहनत वाली, ये मेहनत नहीं होती, ये अपने दिल के काम होते हैं जहाँ आप सीख रहे होते हैं। आप चाहे आरी चला रहे हों, चाहे रंदा चला रहे हों, तो उस वक्त आप चला के देखिए कितनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। ये सारी जहन का कंट्रोल है बेसिकली देखा जाए। एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन, एक दायरा, सारा कुछ ये चीज़ें सब सिखा देती हैं। मुझे ऐसा लगा और लगता रहा, इस वजह से मैं बहुत मज़े लेता हूँ इन सारी चीज़ों के। तो जी लोग वहाँ के, मैंने रेपर्टरी ज्वाइन कर ली और 10 साल में रेपर्टरी में रहा। और रेपर्टरी में बेगम का तकिया, सैया भाई कोतवाल और बहुत सारे प्लेज हैं, बहुत सारे नाटक हैं। और कौन से, चंद्रमा सिंह, चमकू, द फूल, बहुत सारे नाटक जो मैंने किए वहाँ पे। और नाटक क्या किए, सीखा बहुत। और सर जितने भी नाटक किए सब मेरे ऐसे कलेजे के साथ हैं, अंदर हैं मेरे। और जितने भी कैरेक्टर किए वो भी मेरे कलेजे के अंदर हैं, हृदय के अंदर हैं मेरे। और जो मैंने ज़िंदगी जी है, मतलब पारसी थिएटर में वहाँ के जितने भी बुज़ुर्ग और खलीफे थे उनके साथ जो जिया है, वो भी उनसे जो सीखा है, सब गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। और उन्होंने ज़िंदगी की ऐसी ऐसी, थिएटर की, एक्टिंग की, गायकी की ऐसी ऐसी बारीकियों पे मुझे बारीकियों का रास्ता दिखा दिया है कि मैं अगर 10 जन्म तक उनको सीखता रहूं तो शायद पूरी तरह से नहीं सीख पाऊंगा और हमेशा कमी रह जाएंगी। तो अभी भी सुकून या है तो थिएटर में ही आता है। और सेटिस्फैक्शन वाला मामला है कि आप सेटिस्फाइड, मैं कभी किसी परफॉर्मेंस से आज तक नहीं हुआ। हमेशा मुझे कमी लगती रही और हमेशा मुझे ये लगता है कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ इससे। जब भी अपना कोई काम देखता हूँ, ख़ास तौर पे फिल्मों में या टीवी में,
ऐसी जगह पे तो हमेशा मुझे कमी ही महसूस होती है। थिएटर में तो आपके पास कि अगर बेहतर नहीं हुआ है तो आप दूसरे दिन आप रिहर्सल में कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे शो दर शो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 100 और 200 शो के बाद थोड़ा सा मज़ा आने लग जाता है, तो वहाँ थोड़ी सा सुकून और संतुष्टि मिलने लग जाती। लेकिन तलाश और वो जो खोदना, जड़ों को खोदना बरकरार रहता, उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। लगता कि और इससे और भी बेहतर क्या कर जाऊं। मैं हमेशा इस मामले में लाचिर, जहाँ भी थोड़ा सा मुझे कुछ सीखने मिल जाता मैं लग जाता हूँ। ज़िद्दी भी हूँ थोड़ा सा कि ज़िद पकड़ लेता हूँ। मुझे बांसुरी बजानी नहीं आती थी, तो एक दिन मैं पता है ऐसे। अच्छा, दूसरी बात एक कि जब भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मैं कोई इंस्ट्रूमेंट उठा लेता हूँ कि वहाँ सारा कसर उस पर निकाल लेता हूँ। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं, और उतार चढ़ाव का मतलब ये नहीं कि आप डूब जाइए या परेशान हो के कुछ और कर लीजिए। ये उतार चढ़ाव, ये परेशानियाँ, ये दिक्कत, ये भी एक सबक है ज़िंदगी का, जो एक्टर की ज़िंदगी में बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है। तो कभी इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। आप ये सोचना चाहिए कि क्यों ये तकलीफ़, ये दिक्कत मुझे क्यों मिली है, मैं क्यों यहाँ हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि वो चाहती हैं, वो दिक्कतें वो चाहती कि आप ज़रा और सीख लीजिए भैया। अगर आपने ये गलती से पेशा इख्तियार कर लिया है एक्टर बनने का, तो ये भी सीख लिए, क्योंकि आपको ये भी कभी निभाना पड़ेगा, ये तकलीफ़ भी निभानी पड़ेगी, ये खुशी भी निभानी पड़ेगी, ये मातम भी आपको करना दिखाना पड़ेगा। लेकिन डूब के दिखाइए, नहीं तो नकली लगेगा। तो जैसे ही आप सोचते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये हासिल होना चाहिए, उसी वक्त मिल जाता है। लेकिन उसके पीछे काम करना फिर वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप बहुत बड़े एक्टर बनना चाहते हैं या बहुत बड़े पेंटर बनना चाहते हैं या बहुत बड़े कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे आपकी मेहनत ज़रूर। अगर आपने मेहनत नहीं की, सिर्फ सोचते रहे कि मैं बहुत बड़ा ये बनना चाहता हूँ, फिर कभी कुछ नहीं होता। आपको जूझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको रियाज़ करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। और इन सारी मेहनतों में और इन सारे जो जुनून में आपको मज़ा आना चाहिए। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती कि हाय मुझे बहुत बड़ा बनना है यार, मैं कैसे करूं। और अगर आप लेज़ी हैं, आप वक्त को बेकार छोड़ देंगे, वक्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि वक्त को ज़ाया मत करो। ये ज़िंदगी ईश्वर ने दी है हमें, उसका खूब मज़े ले लो। बहुत कुछ पड़ा है सीखने के लिए। और आप देखिए, थिएटर बड़ा मज़ेदार सी जगह है जहाँ की आप कभी निराश नहीं होंगे। मैं तो कभी निराश नहीं हुआ थिएटर से। हालांकि चारों तरफ से क्या है कि जब आप कोई काम करने चाहते हैं या काम करने के लिए जा रहे होते हैं, तो अच्छा काम करने के लिए आपको तलाश तो करनी पड़ती। तो भैया देखिए, ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ बड़ी नहीं होती, सबसे बड़े आप हैं। आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर वो कुव्वत है सारी चीज़ों को झेल लें। और अगर ये तय कर लें कि कुछ भी परेशानी दिक्कत आती है, उसकी कोई वजह होती है। वो दिक्कत परेशानी आपको कुछ सिखाना चाहती है, आपको कुछ देना चाहती है, और उसे ले लीजिए। आप क्यों तकलीफ़ समझ के उसको परे करते हैं, हटाते हैं? मत हटाइए, लाइए, आने दीजिए अंदर, देखते हैं। और उसको देखते रहिए कि आ जाओ जी, तू बड़ी कि मैं बड़ा। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जुनून पैदा करो, ज़िंदगी के मज़े लो, थिएटर का मज़ा लो, और अपने काम का मज़ा लो। कामयाबी छोड़ दीजिए, काम करना शुरू करिए, रास्ता बनाइए और रास्ते पे चलते चले जाइए। कब्र मजनू पर किसी ने आके पूछा ये सुखन कि याद लैला भी बाकी है तुझे वो खस्ततन। तो फाड़ कर मुंह से कफन बोला मजनू एकदम के दीवाना 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 दीवाना।
लैला लैला पुकारूं मैं बन में, मेरी लैला बसी मोरे मन में। लख्त जिगर खाने को, खून जिगर पीने को, ये ग़िज़ा मिलती है लैला तेरे दीवाने को। और शहर भर में लैला ने ये मना दी कर दी कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो सुनते हैं कि लैला के घर का ये दस्तूर था, भीख देती दर पे जो आता गदा। आई लैला और सबों को कुछ दिया, हाथ से मजनू के कासा ले लिया और लेके दे मारा जमीन पे एक बार। रक्स करता हुआ मजनू हुआ बेख्तियार, आंख में आंसू थे और दिल था बेकरार। कह रहा था यूं जुनू में बार बार कि दीवाना 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 दीवाना। तो ए मस्त रूह, तुझे तेरी निखत की कसम, अल्लाह की कसम, मेरी बहशत की कसम है, लिल्लाह ठहर दर्द मोहब्बत की कसम है। तू जिसको चाहती है उसी की कसम सबा। एक हमज़दा पुराज का पैगाम लेती जा, लेक धज्जी तो लेती जाऊं मेरे चाके गिरेबां की। हवा खाता हुआ होगा मेरा गुलरू गुलिस्तां की। अदब से सर झुका कर चूमना ले जाना की, और मुसीबत कह सुनाना सब मेरे दर्दे बियाबा की। अगर तैयार हो तो साथ ले आना जुबां बनकर मेरी, वरना दरे लैला पे चिल्लाना के दीवाना 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 दीवाना। तो सुनते हैं कि लैला के घर का ये दस्तूर था, भीख देती दर पे जो आता गदा। तो एक दिन मजनू भी कासा हाथ ले जा पुकारा, दर पे कुछ लिल्लाह दे। आई लैला और सबों को कुछ दिया, हाथ से मजनू के कासा ले लिया, लेके दे मारा जमीन पे एक बार। रक्स करता हुआ मजनू हुआ बेख्तियार। तो आंख में आंसू थे और दिल था बेकरार। कह रहा था यूं जुनू में बार बार कि दीवाना 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 दीवाना। तो ढल चुकी थी धूप, अब था वक्त शाम। एक जगह पे बैठकर वो तशनकाम नाम लैला यूं जमीन पे लिखने लगा और फिर सजदा उसे करने लगा। नागहां एक शख्स आया और उसने यूं कहा कि क्या है तेरा नाम ओ मर्द खुदा। तो बोला मजनू, ऐ जाहिद तू मुझे जाना नहीं, आशिके लैला हूँ पहचाना नहीं। क्योंकि तुम जिसे कहते हो लैला वो नहीं है लैला, वो है लाइला।